सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले कंप्लीट सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का, उस कंप्लीट सिलेबस की कंप्लीट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको इस वीडियो में कवर करने वाले। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक रेकमेंड जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राइट। इसी प्रकार से अगर हम भारतीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये कौन थे? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत में जो देशी रियासत थी उनके एकीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। क्लियर? इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? तो कठोर संविधान क्या होता है? ए, जिसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं, जनता के निर्णयों पर आधारित, जिसमें सरलता पूर्वक संशोधन नहीं हो सकते, इनमें से कोई नहीं। तो कठोर संविधान होता है जिसमें सरलता से संशोधन नहीं हो सकता, उसे हम कठोर संविधान के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो भारतीय संविधान सभा जब अंतिम रूप से जब अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे 284, यानी 299 सदस्य हमारे पास थे, और 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो मौलिक अधिकारों जो प्रावधान है वो लिया गया है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दुनिया में पहली बार मौलिक अधिकार जो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका जो माफ कीजिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में शामिल किया, और वहां से हमने इसे अपने संविधान में शामिल किया। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। आयरलैंड के संविधान से अगर हम बात करें तो हमने डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो इस तरह से, और अगर हम जापान के संविधान की बात करें तो विधि का शासन हमने जापान के संविधान से लिया है। संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया? तो वो कौन सा प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया? तो वो है हमारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी डी इसका सही आंसर है। राइट, डी इसका सही है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अपनाया जाए इसको लेकर वाद विवाद हुआ। विकेंद्रीकृत प्रणाली या केंद्रीकृत प्रणाली अपनाया जाए इसको लेकर वाद विवाद हुआ, और न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर भी काफी वाद विवाद हुआ था। लेकिन सार्वभौमिक रूप से अगर हम बात करें तो इसमें सार्वभौमिक मताधिकार को पारित कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन अगला है, संविधान में व्यक्तियों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में अगर मूल संविधान की बात करें तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रखा है कि संविधान में व्यक्ति की कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान में व्यक्ति को अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है वर्तमान में। तो अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। क्या था? अनुच्छेद 31 राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 का में। तो इस तरह से वर्तमान में 6, पहले 7 थे। संविधान सभा का निर्माण हुआ ए, कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, माउंटबेटन प्लान द्वारा और क्रिस्प मिशन द्वारा।
तो संविधान सभा का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा या 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो सभा जो 1935 में 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उस कैबिनेट मिशन के बाद भारत में जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्माण किया गया, उनके द्वारा इसका चुनाव मतलब बाद में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आगा है कि संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी? ए प्रतिनिधिपरक, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी संविधान सभा की जो प्रकृति थी वो थी प्रतिनिधिपरक, यानी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने कहां से ली हैं, किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां जो हमने ली है हमने कहां से लिया है? तो इसको हमने कनाडा के संविधान से लिया। कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से अगर हम बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने लिया है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, राइट। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया है। अगला जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहां देखो क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आता है? तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में भारत में आता है क्रिप्स मिशन। सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार के संसद को है। संविधान सभा का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का निर्वाचन संविधान जो है प्रतिनिधि निकाय उनके द्वारा किया गया था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो भाई ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था, राइट। भारतीय संविधान डैश को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया तो 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित जो है किया गया था, 26 जनवरी 1950। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए संविधान क्या है? तो यहां पर नियमों का समूह, आधारभूत सिद्धांतों का समूह, दिशा निर्देशों का समूह। तो यहां पर अगर हम बात करें तो संविधान क्या है? वह है नियमों का समूह है। भारतीय संविधान में कानून निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी न्याय। तो कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है। कार्यपालिका का कानून को लागू करना और न्यायपालिका दंड प्रदान करना। तो इस तरह से अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। कौन सी संस्था लोगों को आधारभूत पहचान प्रदान करती है? तो वह है हमारी संस्था आधारभूत पहचान, हमारा संविधान। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल है संविधान सभा के कामकाज की शैली किस प्रकार की थी? तो संविधान सभा के जो कामकाज की शैली थी वो है सर्वाधिकारवादी, अलगाववादी, लोकतांत्रिक। तो वह है हमारा, इसका जो सही आंसर है वो है बी लोकतांत्रिक। क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी, केवल कुछ वर्गों का या समाज के किसी भी वर्ग का नहीं। तो वो है सभी समुदाय। ए इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार क्या था? तो संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार था वह है सार्वजनिक विश्वसनीयता, यानी सी इसका सही ऑप्शन है। इसी प्रकार से संविधान सभा में मतभेदों को किस प्रकार से हल किया गया? तो संविधान सभा में मतभेदों को हल किया गया किसके माध्यम से? विचार विमर्श के द्वारा। सी इसका सही आंसर किसके द्वारा? विचार विमर्श के द्वारा। यानी संविधान में जो भी मतभेद होते थे बाकायदा उसकी बैठकें होती थी और इसका विचार विमर्श होते थे। विचार विमर्श करने के बाद उस विवादों को सुलझाया जाता था। इसी प्रकार से अधिकार है, कर्तव्य है, मौलिक अधिकार, अधिकारों की घोषणा, राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांत, निवारक नजरबंदी। हाँ ये जो जितने में मौलिक अधिकार, अधिकारों की घोषणा कब की गई, सारी चीज मैंने आपको पहले कवर करा दी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा, इसे ये इंपॉर्टेंट भी आ सकता है, वह है निवारक नजरबंदी। तो निवारक नजरबंदी क्या होता है? तो निवारक नजरबंदी मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति को इस आशंका पर, यहां से इस तरह से मैं आपको बताता हूं, यहां पे किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे निवारक नजरबंदी के नहीं, अपराध होने से पहले या अपराध होने से पहले जब किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है शक के आधार पर, उससे हम निवारक नजरबंदी कहते हैं। यानी आप सभी देखते हो कभी कभी क्या होता है कि पुलिस के द्वारा जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त
या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है सरकार का, तो ऐसे में जो अपराधी तत्व के प्रकृति के लोग होते हैं उनकी गिरफ्तारियां होने लग जाती हैं, तो इसे कहा जाता है निवारक नजरबंदी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला सवाल है भारतीय संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। भाई भारतीय संविधान के भाग में, अगर किस भाग में, तो भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, तो कितने हैं? कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। डैश ने अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा और हृदय बताया। तो भाई किसने बताया? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में दिए गए जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और दर्शन कहा है। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में का वर्णन किया गया, तो इसमें क्या किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। चलिए अगला देखें तो संपत्ति का अधिकार। अब वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है, डी कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है। मौलिक अधिकारों का रख रखाव संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का रख रखाव करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। इसी प्रकार से मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, न्याय योग्य नहीं है, ए तथा दोनों सही है, तो इनमें से सही वो है न्याय योग्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो अगला है, देखिए क्या पूछा गया है। समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेदों में किया गया है? तो समानता के अधिकार का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, विधि के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में सभी नागरिक चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग से संबंध किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नियोजन में समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों के अंत की। क्लियर। इसी प्रकार से अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की थी। उसने उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार के नाम से जाना है। तो ये सारी चीजें हमने पहले कवर करा रखी हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है? तो भारत में कौन सा चुनाव जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है? तो वह है राज्यसभा का चुनाव जो होता है वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है। लोकसभा के चुनाव में अगर हम बात करें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को लागू किया जाता है और इसी प्रकार से चीजें यहां पर स्थापित की गई हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है चुनाव आयोग, यानी बी इसका सही आंसर है, बी। वोट का अधिकार किसका है? भाई वोट का अधिकार ए कानूनी, बी मौलिक, सी संवैधानिक, डी वैधानिक। तो जो वोट का अधिकार है वह है कानूनी अधिकार। आगे बढ़ते हैं। चुनाव विवादों को कहां चुनौती दी जा सकती है? तो चुनाव विवादों को चुनौती दी जा सकती है वो है उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती या हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। तो डी इसका सही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वह चुनाव आयोग की होती है। जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो उसे व्यवस्था क्या है? तो उसे कहा जाता है आम चुनाव। तो यहां पर देखिए मैं तीनों आपको बताता हूं क्या क्या व्यवस्था होती है। चलिए एक सेकंड। देखिए आम चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है, प्रत्येक 5 साल। उपचुनाव का मतलब होता है अगर किसी प्रतिनिधि कि किसी कारणवश जो उसका देहांत हो जाता है तो उसका जो निर्वाचन क्षेत्र वो खाली हो जाता है, या किसी दूसरी वजह से उसकी जो है उसकी पोस्ट को या पोस्ट बढ़ जाती है, उसका तबादला कर दिया या उसे कोई मंत्री पद दे दिया जाता, तो ऐसे में उसका पद खाली हो जाता है। तो उसके बाद जो चुनाव कराया जाएगा उसे कहा जाता है उपचुनाव। मध्य अवधि चुनाव क्या होता है? तो मध्य अवधि चुनाव सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। जहां सरकार जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल से पहले अगर सरकार गिर जाती है या सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसके बाद जो चुनाव कराया जाता है उसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव। क्लियर? तो ये मध्य अवधि चुनाव होता है।
अगला है 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति जब मतदान करता है तो उसे कहा जाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम जो आयु होती है वो होती है 25 साल। राष्ट्रपति के लिए 35 साल, राइट। राज्यसभा के लिए 30 साल, क्लियर। और ये जो 20 साल है वो स्थानीय शासन के नहीं, 21 साल की होती है स्थानीय शासन के चुनाव लड़ने के लिए। तो 30 साल किसके लिए होता है? तो 30 साल राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए 35 साल और लोकसभा के लिए 25 साल और प्रधानमंत्री 25 साल। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। तो अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति में, अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार और राज्य दोनों का प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूएसए, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में क्या है? तो भारत में जो है वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था। और यहाँ पर राज्य का और राष्ट्र का दोनों का प्रधान अलग अलग होता है। संसदात्मक जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है इसमें राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का और सरकार का दोनों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए आयु निर्धारित है तो है 25 वर्ष। नेक्स्ट यहां देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आधारित है। तो राज्यसभा के सदस्यों की एकजुटता पर आधारित है, लोकसभा सदस्यों की एकजुटता के लिए सिद्धांत पर आधारित है, मंत्री परिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत है वह है मंत्री परिषद की एकजुटता, यानी सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग लगाया जाए था। तो उसका जो आंसर है वो है सी आंसर, महाभियोग। नेक्स्ट, अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? तो अमेरिका में संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है? सॉरी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में, राइट। तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो सरकार के प्रमुख केवल मंत्री, सरकार का प्रमुख तथा मंत्री परिषद। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो है सरकार के प्रमुख तथा मंत्री परिषद होता है। स्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है केवल और केवल नौकरशाही को, बी को। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है नीतियों और कानूनों को लागू करना, यानी सी इसका सही आंसर है। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण क्या है? तो राजनीतिक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्री परिषद। भारतीय संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन होता है? भाई भारतीय संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का प्रमुख होता है तो वो होता है राष्ट्रपति, राज्य का, और सरकार का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों प्रयोग कौन करता है? तो राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो करता है प्रधानमंत्री। जाने की किसका? राष्ट्रपति की। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। डी फैक्टो कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो डी फैक्टो जो है कार्यपालिका का मतलब होता है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है तो राजनीतिक कार्यपालिका का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब माफ कीजिएगा, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है लोकसभा में बहुमत रहने तक, ठीक है, यानी लोकसभा बहुमत होता है वो उसका सी सही आंसर है। हाँ, जो हमारा कार्यपालिका है जो इसे हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वो हमेशा रहती है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन है तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है उसे राज्यसभा है, जबकि निचला सदन है वह लोकसभा। वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है। तो वित्त विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है? तो केवल 14 दिनों तक रोका जा सकता है। अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम है सीनेट। क्लियर, आगे बढ़े। इसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई तो वह है राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष आयु को निर्धारित किया गया है। कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार है किसके पास? तो इसके निर्णय करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास। तो कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं ये निर्णय करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तर? 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई?
तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसके एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर जुड़ता है, इस वजह से 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 240 संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है वह है प्रस्तावना यानी का, इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो वर्तमान में अगर बात करें तो 6 मूल अधिकार हैं। किसी देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। किसको? जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी बी इसका सही आंसर है। संविधान का पालन करना निम्नलिखित में किस में शामिल है? तो संविधान का पालन करना वो हमारा शामिल है, अगर वो है मौलिक कर्तव्य, यानी बी इसका सही आंसर है। भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। वर्तमान